गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। ये जो वीडियो है हमारा टारगेट 90 प्लस जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का शायद ये 14 नंबर वाला वीडियो है। और अभी तक हम लोग जाने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और ग्रामर के बारे में मतलब इंट्रो वगैरह सब जान रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा पिछला जो क्लास था उस क्लास तक हम लोग खत्म कर लिए और अब हम लोगों को नया चीज पढ़ना है। और नया चीज क्या है? तो धीरे धीरे करके हमारा जो ध्यान है वो जा रहा है ट्रांसलेशन की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग जाने हैं कि सेंटेंस में से वर्ड को कैसे पिक किया जाता है, कैसे जाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है। और अब हम लोग ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे हैं। ट्रांसलेशन अगर आपको नहीं आता है तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आपको लिटरेचर का पोएट्री सेक्शन भी नहीं समझ में आएगा और ना ही प्रोज सेक्शन समझ में आएगा। इसीलिए उन सभी चीजों को समझने के लिए ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ट्रांसलेशन जरूरी होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसलेशन बहुत सारा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। ट्रांसलेशन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे 12th की एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो उन एग्जामिनेशन को नजर में रखते हुए हम लोग ट्रांसलेशन को सीखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी टीचर होते हैं जो ट्रांसलेशन को रटाने लगते हैं। वो एक टाइप बता देते हैं और उस टाइप पे बहुत सारा क्वेश्चन वो बनवाने लगते हैं। जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है, जिसका कोई नियम नहीं होता, जिसका कोई रूल्स नहीं होता, बस एक ढलानी पे ढाल दिया जाता है और बच्चे उसी पे ढलने लगते हैं। हमको क्या करना है? हमको ट्रांसलेशन को जड़ से खत्म करना है। इसको एकदम जड़ के नीचे जो जड़ है वहां से चीजों को हम उठाने का प्रयास करेंगे और वहां से हम लोग ट्रांसलेशन को जानना शुरू करेंगे। तो आइए, ज्यादा देर हम लोग नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। चलिए, अभी तक हम लोग सीखे क्या है? अभी तक हम लोग 13 नंबर लेक्चर तक का जाने हैं कि लेटर नाम का कोई चीज होता है जो अंग्रेजी में सबसे छोटा होता है। यही लेटर थोड़ा सा अगर हम सीख लेते हैं तो इसके बाद हम लोग लेटर के बाद जो चीज सीखते हैं वो वर्ड होता है। वर्ड के बारे में हम लोग जानते हैं। अब वर्ड में ही हम जाने थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। वर्ड जब हम स्टार्ट किए थे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा स्टार्ट हुआ था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताए थे कि वर्ड जो है लाखों के संख्या में है और अगर कोई चीज लाखों के संख्या में होता है, हजारों की संख्या में होता है, बहुत ज्यादा संख्या में होता है, तो इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस वर्ड को भी डिवाइड कर दिया गया कि लाखों जो वर्ड है ये वर्ड किसी न किसी जाति से बिलोंग करते हैं। किस जाति से बिलोंग करते हैं? तो करीब करीब 8, 9, 10 जाति। उसी 10, 8, 9 में से किसी एक जाति से बिलोंग करेंगे। और किस जाति से बिलोंग करते हैं इस चीज को जानने के लिए हम लोग टॉपिक पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। करीब करीब अब मेरे ख्याल से आपके सामने में कोई भी वर्ड आएगा तो आप जान जाइएगा कि सर जी ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, वगैरह वगैरह जो भी है, अब जान जाइए। तो यहाँ पे अब जो है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ से हम लोग नया चीज पे चलते हैं, ट्रांसलेशन की तरफ। हमारा मूव जा रहा है ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन आपका जो 12th है, 12th में 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आता है और इसमें से आपको बनाना होता है 5। वैसे जो विद्यार्थी पास करने वाले विद्यार्थी उसके लिए भी 5 नंबर कोई मायने नहीं रखता है, तो 5 नंबर को 5 नंबर समझ के छोड़ देगा, हटा देगा। लेकिन आप 90 प्लस लाना चाहते हैं तो आपके लिए एक एक नंबर मायने रखता है। इसके ध्यान से देखिएगा चीजों को। 10 क्वेश्चन होगा, उसमें से 5 बनाना होगा, एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अब जो ट्रांसलेशन होता है ना, वो कोई भी ट्रांसलेशन हो, टेंस हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे कंप्रेसिव हो, चाहे स्पेशल टेंस हो, कोई भी ट्रांसलेशन,
उस ट्रांसलेशन को जब आप सीखिएगा तो उसमें कुछ चीज आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा कि उसमें सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैनर, प्लेस, टाइम आ रहा है। हालांकि कुछ लोग तो सीखते हैं तो मैनर, प्लेस, टाइम उसमें आता ही नहीं, खाली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैनर क्या होता है, प्लेस क्या होता है, टाइम क्या होता है, इन सभी चीजों को हम पहले जानेंगे, उसके बाद ही ट्रांसलेशन पे आ जाएंगे। क्योंकि ट्रांसलेशन पे आने के लिए तो अभी भी हम आ जाएंगे और खुद के बना देंगे, अभी खुद के बनाने लग जाएगा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ट्रांसलेशन का मतलब ये हुआ कि अभी हम सीखे हैं तो 2 महीना बाद उसको भूले नहीं, 200 साल तक याद रहे, ये होता है। तो उस चीज को याद करने के लिए हमको जड़ को पकड़ना होगा। और जड़ क्या है जी? तो किसी भी ट्रांसलेशन को जब आप बनाने जाइएगा तो ट्रांसलेशन को तोड़ना होगा। अब तोड़ेंगे कैसे? तो देखिएगा, एक ट्रांसलेशन में क्या क्या हो सकता है। एक ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है जी? एक ट्रांसलेशन में वर्ब हो सकता है, और क्या हो सकता है जी? एक ट्रांसलेशन में ऑब्जेक्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है जी? मैनर हो सकता है, और क्या हो सकता है जी? प्लेस हो सकता है, और क्या हो सकता है जी? टाइम हो सकता है। एक ट्रांसलेशन में इतना कुछ हो सकता है। यदि हम इतना कुछ को जान लेंगे तो हमारे लिए ट्रांसलेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हम ज्यादा कुछ बताएंगे भी नहीं आपको, बस इतना चीज से आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन इतना बड़ा मिले तो, या तो इतना बड़ा मिले तो आप किसी को भी चटाक से बना दीजिएगा। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आपको कुछ बात याद आ रहा है कि जी सर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जीवन में कभी न कभी इस चीज को आप जरूर पढ़े होइएगा, जिसमें टीचर आपको बताए होंगे कि वो सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जो करता होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है सर जी? तो बुआ, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है काम का सर जिसके ऊपर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या ऐसे बात बनने वाला है? नहीं। टीचर बता तो देता है कि ऑब्जेक्ट मतलब काम का असर जिसके ऊपर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हमको पते नहीं चल रहा है कि काम का असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। टीचर बता दिए हैं, हम समझ लिए हैं, बाद में पूछे भी नहीं, इसलिए कि कहीं टीचर हमको डांट देंगे, पीट देंगे, इसलिए हम उतना ही समझ के छोड़ देते हैं। यदि समझना है, समझना यह है कि ऑब्जेक्ट सही में क्या होता है, वर्ब सही में क्या होता है, सब्जेक्ट सही में क्या होता है, मैनर, प्लेस, टाइम सही में क्या होता है। तो एक एक करके हम चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले अगर किसी चीज को जानना जरूरी है तो जरूरी है वर्ब को जानना। वर्ब क्या होता है? क्योंकि वर्ब ही पूरे ट्रांसलेशन का बादशाह होता है। वर्ब के बिना ट्रांसलेशन बनाना असंभव है। इसलिए सबसे पहले हम वर्ब को जानने का प्रयास करेंगे। जानते हैं वर्ब मीन्स होता क्या है? तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है जी? क्रिया। क्रिया का मतलब हम कह सकते हैं कि सर काम करना। हाँ, क्रिया मतलब काम करना। सर इसके बारे में आप पहले भी बताए थे। क्या? तो जैसे आना है, जैसे जाना है, जैसे खेलना है, जैसे पढ़ना है, ये सब क्रिया है सर। तो जी, सब क्रिया है। आना, जाना, खेलना, पढ़ना, इस सबसे काम करने का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसको क्रिया कह सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा सर, हम देख पा रहे हैं कि जितने भी शब्द हैं इन सभी शब्दों के अंत में ना लगा हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्ब के अंत में ना लगा होता है? जी, अक्सर सभी वर्ब में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वर्ब वाले शब्द के अंत में ना लगा रहेगा। तो एक चीज तो ये है कि काम करने का बोध जिससे होता है वो क्रिया कहलाता है, एक चीज। और दूसरा ये कि जिस शब्द के अंत में ना लगा होता है उसे भी हम क्रिया कह सकते हैं।
तो सर वर्ब को पहचानने का दो तरीका हम जान गए, एक कि हमको देखना है कि काम होने का बोध हो रहा है कि नहीं, और दूसरा कि शब्द के अंत में ना आ रहा है कि नहीं। पहचान लेंगे? जी हाँ, पहचान लेंगे। आइए अब आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ये जो वर्ब होता है ना, इस वर्ब से पहले आकर के हमको कुछ सवालात पूछना होता है। क्या पूछना होता है जी? तो वर्ब से पहले आकर के हमको क्या लगाना होता है, और क्या का जो आंसर आता है यही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। देखिएगा, ये बात अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एग्जाम्पल से आप ऐसे यहाँ पे समझ सकते हैं। कैसे? तो देखिए, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, राम आम खाता है। इस ट्रांसलेशन को देखिए, इस ट्रांसलेशन को आप देखिएगा और देख करके आपको बताना है कि इस ट्रांसलेशन में क्रिया क्या है। तो राम आम खाता है, इस ट्रांसलेशन को आप देखिएगा तब पता चलेगा सर खाता है, ये खाना काम है, मतलब क्रिया है। खाना से ही खाता बना हुआ है, ये ओरिजिनल फॉर्म में खाना है अब तब बना है खाता। तो खाना क्रिया होता है तो हम इसको मान सकते हैं ये क्रिया है। अगर ये क्रिया है तो इसी क्रिया से हम पूछेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है। तो ये बता रहा है कि वर्ब से पहले आएंगे और क्या लगाएंगे। ये जो वर्ब है ना, इससे पहले आएंगे और क्या लगाएंगे। देखिए, क्या खाता है तो आंसर आएगा आम खाता है, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है जी? सोहन अंग्रेजी पढ़ता है। देखिए, इस ट्रांसलेशन में पहले आप हमको ये बताइए, पढ़ता है, सोहन अंग्रेजी पढ़ता है, इस पूरे ट्रांसलेशन को देखिए और बताइए कि इसमें वर्ब क्या है। सर सिंपल सी बात है, जिसके अंत में ना लगा होता है वही वर्ब होता है, या फिर जिससे काम करने का बुद्ध होता है वही वर्ब होता है। तो सोहन अंग्रेजी पढ़ता है, इसमें कहां पे ना लगा हुआ है? सर पढ़ता है। हम कहेंगे सर यहाँ पे तो ता लगा हुआ है, तो नहीं, ता तो लगा हुआ है लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में ये पढ़ना है और पढ़ना से पढ़ता बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्रिया है। अच्छा, अगर ये क्रिया है तो यही बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। कैसे पता करेंगे? तो वर्ब से पहले आएंगे और क्या लगाएंगे। क्या पढ़ता है? तो अंग्रेजी पढ़ता है, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है जी? सोहन सिनेमा देखता है। सोहन सिनेमा देखता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, देखता है क्या है जी? वर्ब। यही वर्ब बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो वर्ब से पहले आएंगे और क्या लगाएंगे। क्या देखता है? तो सिनेमा देखता है, यही तो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को भी ढूंढ लेंगे। अभी तक दो चीज हम जाने हैं, पहला कि वर्ब को कैसे ढूंढना है, और दूसरा कि ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढना है। वर्ब को ढूंढने का एक सिंपल सा तरीका है कि शब्द के अंत में ना लगा रहेगा वो वर्ब होगा, और ऑब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका है कि वर्ब से पहले आएंगे और क्या लगाएंगे, क्या का जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोग दो चीजों को जाने कि वर्ब क्या होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है। और अब हम लोग जानेंगे कि सर ये मैनर क्या होता है। तो अब आते हैं, इसको आप देख लीजिएगा, एक बार उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, आप उतार लीजिएगा और इधर अब मैनर हम देखते हैं। देखिए, मैनर क्या होता है। देखिए, हम शुरू में ही आपको बताए थे कि वर्ब पूरे सेंटेंस का बादशाह होता है, वर्ब के बिना काम नहीं हो सकता है। अगर हम वर्ब को बादशाह का उपाधि दिए हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ राज छुपा हुआ है। राज ये कि किसी भी चीज को ढूंढना है तो आपको कहीं और नहीं, आपको वर्ब के पास ही जाना होगा। जैसे ऑब्जेक्ट को ढूंढना था तो कहां गए? वर्ब के पास। क्या पूछे? क्या। और यहाँ पे अब मैनर को ढूंढना है सेंटेंस में से, तो हम क्या करेंगे जी? वर्ब के पास जाएंगे।
और क्या पूछेंगे जी? तो देखिए, मैनर का मतलब होता है आचरण। मैनर का मतलब होता है आचरण, और किसी का आचरण आपको जानना है तो आप क्या पूछिएगा? जैसे कि आपको मेरा आचरण जानना है कि राजन सर कैसन आदमी है, तो आप क्या पूछिएगा? किसी और आदमी से पूछिएगा। ऐसा एगो बात बताइए, यूट्यूब पे एगो सर जी पढ़ाते हैं, पतले पतले सर जी, वो कैसा आदमी है? तो कोई कहेगा ठीक आदमी, कोई कहेगा बहुत बढ़िया आदमी। तो ध्यान दीजिएगा, ये कैसा का कुछ आंसर आ रहा है। हाँ, तो कैसा का जो आंसर आता है वही मैनर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे हमको लगाना होगा जी? तो वर्ब से पहले लगाना होगा। जैसे वर्ब से पहले हम क्या लगाए थे? ऑब्जेक्ट। तो क्या तो ऑब्जेक्ट आया था। यहाँ वर्ब से पहले हम कैसे लगाएंगे, और कैसे का जो आंसर आएगा यही हमारा मैनर कहलाएगा। इस बात को अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। देखिएगा क्या कहता है एग्जाम्पल। देखिएगा, रोहन ईमानदारी से क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस को देखिए, इस पूरे सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या खोजेंगे? सबसे पहले हम खोजेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। तो रोहन ईमानदारी से क्रिकेट खेलता है। रोहन ईमानदारी से क्रिकेट खेलता है। खेलना से बना हुआ खेलता है, तो यही हमारा वर्ब है। अगर वर्ब को हम खोज लिए, तो वर्ब को खोजने के तुरंत बाद हमको क्या खोजना है जी? वर्ब खोज लिए, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट खोजना है, और फिर मैनर खोजना है। तो वर्ब क्या है जी? खेलता है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट खोजेंगे, तो ऑब्जेक्ट को खोजने का तरीका क्या होता है जी? तो वर्ब से पहले क्या लगाएंगे? खेलता है। क्या खेलता है जी? तो क्रिकेट खेलता है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट को हम खोज लेते हैं तो उसके बाद हम क्या खोजते हैं जी? मैनर। क्या खोजेंगे, कैसे खोजेंगे? तो वर्ब से पहले आएंगे और लगाएंगे कैसे। खेलता है, कैसे खेलता है? तो ईमानदारी से। अगर यहाँ पे बेईमानी से होता तो ये भी मैनर होता, यहाँ पे चालाकी से होता तो ये भी मैनर होता। देखिएगा, रोहन दिमाग से प्रश्न हल करता है। इस सेंटेंस को देखिए, कहा जा रहा है रोहन दिमाग से प्रश्न हल करता है। हल करता है पूरे के पूरे क्या है? वर्ब है। क्या हल करता है? प्रश्न, ये ऑब्जेक्ट है। और कैसे हल करता है? दिमाग से, ये मैनर। और देखिए, सोहन चालाकी से प्रश्न पूछता है। इस सेंटेंस को देखिए, पूछता है अंत में ना आया है, ये वर्ब हो गया, या फिर काम करने का बोध हो रहा है। क्या पूछता है? प्रश्न, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे पूछता है? चालाकी से, ये मैनर हो गया। तो इस प्रकार से वर्ब भी जान गए, ऑब्जेक्ट भी जान गए, मैनर भी जान गए। अब बात आता है प्लेस का। प्लेस का मतलब क्या होता है जी? तो प्लेस का मतलब होता है स्थान। किसी चीज के किसी ट्रांसलेशन में, किसी सेंटेंस में अगर आपको स्थान जानना है, किसी भी ट्रांसलेशन में, किसी भी सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे, कहां पे जाएंगे जी? बादशाह के पास जाएंगे। बादशाह कौन है जी? वर्ब है। वर्ब से पहले जाएंगे, और वर्ब से पहले जा करके हम पूछेंगे। क्या पूछेंगे जी? प्लेस मतलब जगह, कहाँ। और कहाँ लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा प्लेस कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो वर्ब से पहले जाना है, और कहाँ लगाना है, कहाँ का जो आंसर आएगा वही हमारा प्लेस कहलाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है, सोहन ईमानदारी से स्टेडियम में क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस को देखिए, आप ही बताइएगा। खेलता है, ये क्या है? वर्ब। क्या खेलता है? क्रिकेट, ऑब्जेक्ट।
कैसे खेलता है? तो ईमानदारी से, ये मैनर। कहाँ खेलता है? स्टेडियम में, ये प्लेस। इतना बात आपको समझ में आ रहा है जी? जी, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ गया। वर्ब का मतलब होता है जिस शब्द के अंत में ना लगा होता है वो वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब वर्ब से पहले आएंगे, क्या लगाएंगे, क्या का जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। मैनर का मतलब वर्ब से पहले आएंगे और कैसे लगाएंगे, कैसे का जो आंसर आएगा वो मैनर होगा। प्लेस का मतलब वर्ब से पहले आएंगे और कहाँ लगाएंगे, कहाँ का जो आंसर आएगा वही प्लेस कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे टाइम को। अब ये चीज तो आप भी जान सकते हैं कि टाइम मतलब समय। तो इसको जानने के लिए हमको क्या करना होगा? तो वर्ब से पहले आना होगा और पूछना होगा कब, और कब का जो आंसर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा जी? टाइम कहलाएगा। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को लेते हैं। एग्जाम्पल है, सोहन हर रोज वर्ग में अंग्रेजी पढ़ता है। देखिए, पढ़ता है ये क्या है? वर्ब। क्या पढ़ता है? अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट। कैसे पढ़ता है? तो सोहन, नहीं। कैसे पढ़ता है? हर रोज, नहीं। कैसे पढ़ता है? वर्ग में, नहीं। मतलब मैनर इसमें नहीं है। अब खोजेंगे प्लेस। कहाँ पढ़ता है? तो वर्ग में, ये हमारा प्लेस हो गया। कब पढ़ता है? हर रोज, ये हमारा टाइम हो गया। तो इस प्रकार से वर्ब भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया, प्लेस भी हो गया, टाइम भी हो गया। अब बच गया सोहन। ये सोहन क्या है जी? तो ये सोहन ऊपर सब्जेक्ट है। कैसे पहचानेंगे जी? तो वर्ब से पहले आएंगे और कौन लगाएंगे, कौन का जो आंसर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। पढ़ता है, कौन पढ़ता है? सोहन, तो ये सब्जेक्ट हो गया। खेलता है, कौन खेलता है? रोहन, सब्जेक्ट हो गया। हल करता है, कौन करता है? रोहन, सब्जेक्ट हो गया। पूछता है, कौन पूछता है? सोहन, सब्जेक्ट हो गया। खेलता है, कौन खेलता है? सोहन, सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए किन चीजों का जरूरी पड़ता है। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, मैनर का, प्लेस का, टाइम का जरूरी पड़ता है। इसको आप जानिएगा तभी जाकर के आप ट्रांसलेशन निकाल पाइए। अब देखिए, इस चीज को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक बार बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो इसको आप उतार लीजिए। जो भी करना है आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और इसके विषय में कुछ जानने का और प्रयास करते हैं। देखिए, देखिए इन चीजों को अगर आप ढंग से जान जाइएगा तो ट्रांसलेशन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लास 12th में अगर आप ट्रांसलेशन का बात कीजिएगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप खूब बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं, तो पास करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, 5 नंबर का तो चीज है, यही सब चीज होता है। खैर, आते हैं पॉइंट पे। क्या है पॉइंट? तो ट्रांसलेशन के लिए जो टूल्स का जरूरी होता है, उन टूल्स को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन में किन चीजों का जरूरी पड़ता है। बचपन में एक कहानी आप लोग पढ़े हुईएगा कि एक आदमी रहते हैं, उनका 3 पुत्र होता है, और तीनों पुत्र जो होता है उसके बीच में कभी भी आपस में बढ़िया संबंध नहीं रहता, हमेशा झगड़ा दम करते रहता है। उन तीनों के पिताजी सोचते कि क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए कि इन लोगों को साथ में लाया जाए। तीनों को एक बार अपने सामने बुलाते हैं और कुछ छड़ी देते हैं, एक एक छड़ी देते हैं और कहते हैं इसको तोड़ो। तीनों मिल करके अपना अपना छड़ी तोड़ देता है। उसके बाद सबको एक एक बड़ा सा जैसे गठरी दिया जाता है छड़ी का, बोला जाता है कि अब तोड़ो। किसी से नहीं टूटता है। तो उस टाइम ये बताते हैं कि अगर मिल के रहोगे, एक रहोगे तो ठीक है, अगर मिल के नहीं रहोगे, एक नहीं रहोगे, तो कोई भी आएगा दबा के चला जाएगा। इसीलिए इस कहानी से सीख मिलता है कि अगर मजबूत बनना है तो मिल जाइए, और टूटना है तो हट जाइए, अलग अलग हो जाइए।
यहां पे हमको जरूरी है क्वेश्चन को हल्का बनाने के लिए, मतलब क्वेश्चन को कमजोर करने के लिए। और क्वेश्चन को कमजोर करना है तो क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। ट्रांसलेशन अगर आपसे नहीं बन रहा है ना, तो ट्रांसलेशन को आप तोड़ दीजिए, ट्रांसलेशन फटाफट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि एक ट्रांसलेशन है, राम हर रोज स्टेडियम में क्रिकेट, इसको मिटा देते हैं, ईमानदारी से क्रिकेट खेलता है। देखिएगा इस सेंटेंस को, देखिए आप क्या कहा जा रहा है, राम हर रोज स्टेडियम में ईमानदारी से क्रिकेट खेलता है। इस ट्रांसलेशन को देखिए, और सबसे पहले आपको देखने में भारी लग रहा होगा, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको छाट दीजिए, तोड़ दीजिए। वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस और टाइम में सबसे पहले वर्ब को पहचानने का कोशिश कीजिए। खेलता है, ये क्या है, वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट निकालेंगे, क्या खेलता है जी, तो क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैनर, कैसे खेलता है जी, तो ईमानदारी से, ये मैनर हो गया। प्लेस, कहां खेलता है जी, स्टेडियम में। टाइम, कब खेलता है जी, हर रोज। और कौन खेलता है जी, राम, सब्जेक्ट। सिंपल सी बात है भाई। ट्रांसलेशन अगर नहीं बन रहा है इसलिए कि वो बड़ा है, तो सिंपल सी का बात है, उसको तोड़ दीजिए। अगर कोई चीज बड़ा है, कोई चीज भारी है, तो उसको बिखरा दीजिए, तोड़ दीजिए, अपने आप वो कमजोर हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन बहुत अतरा रहा था कि हम बड़ा है, हमको कोई नहीं बना सकता है, लेकिन आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या किए, इसको तोड़ दिए, टूट गया, खंड खंड में ये टूट गया। अब इसको बनाइए, फटाफट बनेगा। एक और देखते हैं, सोहन हर रोज ईमानदारी से वर्ग में अंग्रेजी पढ़ता है। देखिए, सोहन हर रोज ईमानदारी से वर्ग में अंग्रेजी पढ़ता है। हम सबसे पहले क्या जानेंगे, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। वर्ब को जानने के लिए तो शब्द के अंत में ना, ऑब्जेक्ट को जानने के लिए तो वर्ब से पहले क्या, मैनर को जानने के लिए वर्ब से पहले कैसे, प्लेस जानने के लिए वर्ब से पहले कहां, टाइम जानने के लिए वर्ब से पहले कब। इसी सब चीजों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम वर्ब को जानेंगे, पढ़ता है, ये वर्ब है। वर्ब जान जाए उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ता है, अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्ट है। मैनर, कैसे पढ़ता है जी, तो ईमानदारी से। प्लेस, कहां पढ़ता है जी, तो नहीं पता है, वर्ग में, हाँ वर्ग में, ये प्लेस। टाइम, कब पढ़ता है जी, तो हर रोज, ये टाइम हो गया। अच्छा, कौन पढ़ता है, तो सोहन, सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम सब निकालना हम सीख गए। अब अगर आप ट्रांसलेशन को बनाइएगा और उसमें स्ट्रक्चर दिया रहेगा, तो फटाक से चीजों को आप बना लीजिएगा, क्योंकि आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनर, प्लेस, टाइम पहचानना सीख गए हुए हैं। स्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रक्चर में लिखा रहेगा सब्जेक्ट प्लस एमएजआर प्लस पर्पल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, तो जहां पर जो लिखा रहेगा उसी को आप चिपका दीजिएगा। सब्जेक्ट की जगह पे इसको चिपका दीजिएगा, टाइम की जगह पे इसको चिपका दीजिएगा, मैनर की जगह पे इसको चिपका दीजिएगा, प्लेस की जगह पे इसको, अंग्रेजी की जगह पे इसको। इस प्रकार से जैसे जो जहां रहेगा ना स्ट्रक्चर में, उसके नीचे आप उसको पेस्ट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपसे ट्रांसलेशन अब बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसलेशन का बेसिक चीज होता है, ये हम लोग खूब बढ़िया से जान गए। अब हम लोग डायरेक्ट ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे, छोटा मोटा ट्रांसलेशन नहीं, बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन को हमने पहले तोड़ना सीख लिया है। तो अगला चैप्टर में, अगला लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेट पे कैसे बिठाया जाता है,
तो कल के टॉपिक में हम लोग बहुत ही सुंदर चीज स्टार्ट करेंगे, इसी ट्रांसलेशन के एक टॉपिक को उसको उठाएंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग यहाँ तक टिके रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपना पढ़ाई मन से करते रहिए और प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट में आपको ऐसे ऐसे चीज देखने को मिलेंगी जो आपको पेड क्लास में भी देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं है, उस ढंग का पैसा नहीं है कि वो पेड अफोर्ड कर सके, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिए, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।